अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको लाजमी पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर करें उस दोस्त के साथ या उस भाई बहन के साथ जिसका आप चाहते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स अच्छे हो जाएं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखें, पेयर ऑफ वर्ड्स में ये होता है कि बहुत ही एक माइन्यूट डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उसकी मीनिंग, उसका यूजेज डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो चेक करना चाहते हैं कि एक बंदे को कितनी एक डिटेल्ड स्टडी अवेलेबल है या उसको इन चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं है। तो हमने उसके ऑलरेडी पार्ट 1 कवर किया, आज उसका बल्कि पार्ट 2 कवर कर लें, 2 पार्ट कवर कर लें, आज उसका 3rd पार्ट है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखें, ये पहला वर्ड है क्रेडिबल। देखें, क्रेडिबल होता है जिसको आप एक्सेप्टेबल समझें, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि क्रेडिबल, जिसके ऊपर आप एतबार कर सको। कोई अगर आप बात कहें तो आप कहेंगे कि मुझे ये बात चलिए फ्रॉम माई क्रेडिबल सोर्सेस, के वो जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई न्यूज़ ब्रेक करता है या न्यूज़ के बारे में बताता है कि मुझे मालूम हुआ है मेरे क्रेडिबल सोर्सेस के, मीन्स वो सोर्सेस जिनके ऊपर रिलाय किया जा सकता है तो उनको ज़्यादा है क्रेडिबल। अब ये है क्रेडिटेबल, ये है इस वर्ड की मीनिंग है जिसकी तारीफ़ की जाए, ठीक है ना। क्रेडिटेबल को इसको क्रेडिट दिया जाए। अगर बाबर आजम 30 बॉलों में 50 रन बना ले तो आप कहेंगे व्हाट अ क्रेडिटेबल इनिंग, के उसकी इनिंग की बदौलत उनके ऊपर जो क्रेडिट, उनकी जो तारीफ़ बनती है वो आपके ऊपर एक तरह से लाजम हो जाती है। तो क्रेडिबल होता है जिसको आप एक्सेप्ट करो, किसी की बात को आप एक्सेप्ट करो तो उसे क्रेडिबल कहा जाता है कि मुझे कोई बात मालूम हुई है फ्रॉम माई क्रेडिबल सोर्सेस के ये होने वाला है, जिसके ऊपर रिलाय किया जाता है वो हो गया क्रेडिबल। और क्रेडिटेबल ये है कि जिसकी तारीफ़ बनती हो। अगर आप फर्स्ट पोजीशन ले जाएंगे तो आपके लिए जो वर्ड होगा वो होगा क्रेडिटेबल, कि आपने जो काम किया, आपने जो मार्क्स दिए दे इज़ वर्दी क्रेडिटेबल, ठीक है ना। और अगर आप मेहनत करते हो, अपने आप को शुरू से वालिदैन से कहते हैं कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा और आपकी मेहनत को देख के वो आपको अगर रिलाय करते हैं, आपकी बात को मानते हैं तो दैट इज़ क्रेडिटेबल। क्राइटेरियन और क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल ये होता है। क्राइटेरिया कोई भी आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हो तो उसकी एक क्राइटेरिया रहती है। जैसे अगर आप CSS कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हो तो उसकी एज पाकिस्तान में है कि आपकी कम से कम एज 22 ईयर्स हो CSS के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, और उसमें आपकी ग्रेजुएशन हो जाए। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया के कोई भी कानून या बेसिस जिसके ऊपर कुछ हो। जैसे यहाँ पे बच्चों को दाखिला दी जाती है क्लास 1 में प्राइमरी स्कूल में, सरकारी में, अगर कोई बच्चा 5 साल वगैरह का हो तो उसके बनता है। या NIC जो बनता है आपका, NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तब बनता है जब आपकी एज 18 साल हो जाती है, तो उस हिसाब से कहता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया वर्ड जो है ये प्लूरल है, उसका वर्ड है क्राइटेरियन, सिंगुलर है। वैसे ही जैसे प्लाज्मोडियम सिंगुलर है, प्लाज्मोडिया प्लूरल है। तो ये ओल्ड लैंग्वेज ग्रीक लैटिन से लिए गए हैं, तभी इनकी कुछ मीनिंग इस तरह से होती है। तो क्राइटेरियन प्लूरल है क्राइटेरिया का, ठीक है। डेनिंग एक लाउड नॉइज़ को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई ज़्यादा लाउड नॉइज़ होता है किसी बात की वजह से, किसी मसले की वजह से, तो उसे डेनिंग कहा जा सकता है। यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कुछ आवाज़ आ सकती है, उसके लिए मादरत। और एक लिटिल अनाउंसमेंट कि हमारी एक अकेडमी है जिसका नाम है पेटारियन अकेडमी लारकाना, जहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश एसे और इंग्लिश पिरसी के क्लासेस ले सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और हमारे अकेडमी का नाम है द पेटारियन अकेडमी लारकाना। और आप अगर चाहते हैं मुझसे रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप पे, तो मेरा नंबर है 0300 2255 और मेरी अकेडमी वाक़ है लारकाना के रेशम गली के करीब, ठीक है ना। आपका एड्रेस, उसका एड्रेस है जाफरी इमाम, नियर जाफरी इमाम बरगाह, द SM स्कूल सिस्टम लारकाना। तो यू आर मोर वेलकम, ठीक है ना। तो डिनिंग कहते हैं लाउड नॉइज़ को, जबकि डाइनिंग आप कहते हैं ना डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग जहाँ पे आप खाना खाओ तो डाइनिंग कहते हैं कि ईटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। आज चलो बाहर डाइन करते हैं। तो डिनिंग क्या कहते हैं, डिनिंग मीन्स अ वेरी लाउड नॉइज़। कहीं पे अगर ज़्यादा बहुत शोर शराबा है तो उसे डिनिंग कहा जाता है। जैसे फैक्ट्री, रोड, शराब पे, मशीन पे काम होता है तो दैट इज़ अ डिनिंग, ठीक है ना। और डाइनिंग का ना खाना, डाइनिंग डिनिंग, बिल्कुल ठीक है ना।
डायसेंट होता है डिसएग्रीमेंट। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो जजेस जब भी फैसला लिखते हैं, अगर किसी फैसलों को सुनने के लिए 3 जजेस होते हैं, किसमें 4 जजेस होते हैं, किसमें 5 जजेस होते हैं, किसमें 7 जजेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार कोई जो जज होता है वो अगर 5 जज हैं, 4 जज एक बात में मुत्तफिक है इसको सज़ा होनी चाहिए और एक जज कहता है नहीं इसे आज़ाद किया जाए, तो ये जो एक जज हो गया ये होगा डायसेंट, कि आपसे डिसएग्री करना। तो अगर किसी बात पे अगर आपसे कोई एग्री नहीं करता तो हो जाएगा डायसेंट। ज़्यादातर ये लफ्ज़ जो है जुडिशरी के मामलात में इस्तेमाल होता है या वोटिंग के मामलात में, कि 10 बंदे हैं, अगर उसमें से 8 एग्री करते हो 2 एग्री नहीं करते तो हो जाएगा डायसेंट। तो ठीक है ना। और जुडिशरी में कहते हैं कि ये जज साहब ने अपने इस फैसले में डायसेंट नोट लिखा, क्योंकि जब भी कोई फ़ैसला सुनाते हैं, जैसे कोई भी फैसला आता है तो उसमें हर जज अपना नोट लिखता है, तो अगर कोई वो नोट जिस पे वो एग्री नहीं करेगा तो उसी फैसले में एक जज अपना डायसेंटिंग नोट लिखेगा। तो डायसेंट का मतलब है कि डिसएग्री। और डायसेक्ट करना है कि खोलना। ऑपरेशन जब होता है तो जिस्म को खोला जाता है तो उसे कहा जाता है डायसेक्ट करना। डिसेंट का मतलब है नीचे आना, जैसे ही कम्स फ्रॉम द डिसेंट मीन्स के नीचे आना, जैसे कि ऊपर से नीचे आना। आप देखें कि कहते हैं ना कि इनका जो शजरा नसब ये डिसेंट फ्रॉम द सैयद फैमिली, तो वो ऊपर से देखे जाएंगे, नीचे आके कहेंगे डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब है नीचे आना या नीचे उसका बेसिस। ये मैंने वर्ड जो पढ़ा है ये मैंने फैमिली के हिसाब से पढ़ा है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो इस ख़ानदान से, ही कम्स फ्रॉम दिस, ही डिसेंट फ्रॉम दिस फैमिली। तो ठीक है ना। जब ऊपर से नीचे आपको ऊपर से एक कड़ी जोड़ते जोड़ते जब आप नीचे तक चले जाए तो उसे कहा जाता है डिसेंट। डायसेंट का मतलब है डिसएग्रीमेंट करना। डायसेक्ट DISCET, डायसेक्ट मना चीर फाड़ करना, और डिसेंट मीन्स ऊपर से नीचे ना, उसे डिसेंट कहा जाता है। डायरी, आप देखें बच्चों को स्कूल में डायरी दी जाती है, या बच्चे अपनी जो लिखते हैं, आप अपनी रोज़मर्रा में जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर लिखते हैं तो ये आपकी डायरी हो जाएगी। DIARY बिल्कुल सिंपल वर्ड है, आपने कई दफ़ा सुना है। बच्चों के भी स्कूल में डायरी दी जाती है, आपके डायरी में ये आपको काम मिला गया है। तो डायरी ये होता है कि जो रोज़मर्रा का जो आपका काम होता है उसे डायरी कहा जाता है। डेयरी की बात करें तो डेयरी कहा जाता है मिल्क को। कोई चीज़ अगर दूध वगैरह से बनी है तो उसे कहा जाता है डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी मिल्क, जैसे डेयरी मिल्क है, ठीक है ना। वैसे डेयरी मिल्क की बात आएगी तो स्पेन के चॉकलेट बड़े मशहूर और बड़े सस्ते होते हैं। अब अगर बात करें डेम्योर की, मीन्स आजस। एक होता है सेंस्योर होता है, उसका मतलब क्रिटिसाइज। ये है डेम्योर। डेम्योर का मीनिंग है मोडेस और आजिज। अगर कोई चीज़ मोडेस और आजिज है तो उसे कहा जाता है डेम्योर। और डेमर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। DESSERT डेजर्ट। डेजर्ट वर्ड की मीनिंग है कि कोई ऐसा रेगिस्तान वगैरह, तो डेजर्ट वर्ड की मीनिंग है रेगिस्तान, ठीक है ना। एक मिनट जी, DESERT डेजर्ट। और DESERT डेजर्ट का मतलब है छोड़ा हुआ एम्पटी। एक और डेजर्ट होता है, यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं, कुछ कन्फ्यूजन है, एक डेजर्ट मीठे को भी कहते हैं, और एक डेजर्टेशन होता है DESSERT TATI और डेजर्टेशन। जो थीसिस वगैरह आप लिखते हैं उसे डेजर्टेशन कहा जाता है। DESERT डेजर्ट मीन्स खाली या एम्पटी, ठीक है ना, उस हिसाब से इसे कहा जाता है डेजर्ट वगैरह। तो ये वाला जो डेजर्ट है DESSERT डेजर्ट, इसे मीठा कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ मीठा वगैरह तो उसे डेजर्ट कहा जाता है, DESSERT डेजर्ट। ये रेगिस्तान वगैरह ऐसी चीज़ जो कि खाली हो या छोड़ा गया तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। दूसरा वर्ड होता है डेजर्टेशन, DESSERTATI डेजर्टेशन। वो होता है कि जब आप थीसिस वगैरह लिखते हैं तो उसे डेजर्टेशन कहते हैं। डिवाइस करना मीन्स कन्वेंस करना। अगर आप कोई प्लान वगैरह बनाते हैं तो आप कहेंगे ही हैज़ डिवाइस्ड अ प्लान, उसने एक प्लान बना लिया है। और ये डिवाइस गैजेट को कहते हैं। जैसे मोबाइल एक डिवाइस है, इंटरनेट का जब मोडियम है वो डिवाइस है, और आपके डिफरेंट चार्जर एक डिवाइस है। ये डिवाइस है कि मीन्स प्लान करना, मुरतब करना, उसे डिवाइस कहा जाता है। और डिवाइस वगैरह कहते हैं औजार वगैरह को उस हिसाब से। ये अच्छा वर्ड है, मैंने अपने एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत अली शाह जब वहाँ पढ़ा था तो मैंने पढ़ा था डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल। अगर कोई बंदा डिस्क्रीट है, DISCREET
REET डिस्क्रीट, तो वन इज़ वेरी केयरफुल। अगर अपने कोई काम में, अपनी किसी सोच में, अपने किसी अपने किसी भी काम में अगर कोई बंदा बहुत केयरफुल है तो उसे हम कहेंगे ही इज़ वेरी डिस्क्रीट इन हिज एक्टिविटीज़। फाइन। और ये है DISCRETE, डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट करना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत चीज़ें जो होती हैं पेयर ऑफ वर्ड्स में बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस होता है। अब आप यहाँ देख लें, DISCREET, डिस्क्रीट, ये एडजेक्टिव है। डिस्क्रीट मीन्स वेरी केयरफुल। इन माई क्लोथिंग आई एम वेरी डिस्क्रीट मीन्स व्हेन इट कम्स टू माई क्लोथिंग आई एम वेरी डिस्क्रीट, आई एम वेरी केयरफुल। और यहाँ पर है कि चीज़ों को अलग अलग करना, DISCRETE डिस्क्रीट, इट मीन्स के चीज़ों को सेपरेट करना। डिसइंटरेस्टेड, अगर कोई बंदा, जैसे अगर कोई जज होता है तो दोनों पार्टी जो उसके ऊपर जो फैसला अपना कराने आती है तो उसमें जज डिसइंटरेस्टेड होता है। एम्पायर क्या होता है, वो डिसइंटरेस्टेड होता है, वो इम्पार्शल होता है। जब कोई एम्पायर किसी मैच में खड़ा था तो किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता। ही इज़ एक्टिंग एज पर द लॉ ऑफ द क्रिकेट, कि क्रिकेट के जो कानून है उस हिसाब से उसे डील करना है। तो वो क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड होता है। लेकिन अनइंटरेस्टेड होना, कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना। आई एम अनइंटरेस्टेड इन पैरोट्स, वैसे तो मुझे पैरोट्स में बहुत शौक है, लेकिन मैंने यहाँ एक एग्जांपल बताया। अनइंटरेस्टेड, कि किसी चीज़ में आपका शौक ना है ना, मूवीज़ में शौक ना हो तो यू आर अनइंटरेस्टेड इन मूवीज़ वगैरह, ठीक है ना। अगर आप आपके ऊपर कोई एक मालियाती फ़वाइद आ जाती तो आप उनमें अगर इंटरेस्ट नहीं लेते, आप या किसी की साइड नहीं लेते, तो यू आर डिसइंटरेस्टेड। और अनइंटरेस्ट होना, किसी में शौक वगैरह नहीं होना। तो डिसइंटरेस्ट ये कि जब आपका किसी में कोई फ़ायदा ना हो, ज़ाती फ़ायदा ना हो, तो उसे कहा जाएगा डिसइंटरेस्टेड। और अनइंटरेस्टेड, शौक, म्यूज़िक में, खाने में, पीने में, घूमने में, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं, उसमें कोई आपका करने का मन नहीं, तो यू आर वेरी अनइंटरेस्टेड। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक ये है कि जिस पे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे हम बिज़नेस, पैसों से रिलेटेड बात करते हैं कि ट्रेड से रिलेटेड, ये इकोनॉमिक। अब अगर हम कहें कि ये इकोनॉमिकल है, ठीक है ना, कि हम जैसे कहते हैं कि आपको अच्छा बनने के लिए, अपने ख़र्च को अच्छा मैनेज करने के लिए आपको थोड़ी तो इकोनॉमिक की नॉलेज हो, मीन्स आपको पैसों की थोड़ी तो गणित मालूम होगा कि आपको कैसे अपने पैसे वगैरह यूटिलाइज करने होंगे, तो वो होगा इकोनॉमिक। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिकल, तो मीन्स सस्ता। आपको जहाज़ की बनस्बत बाय ट्रेन आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, तो इट मीन्स अगर आप जहाज़ से जाओगे तो वो एक्सपेंसिव होगा, अगर आप ट्रेन से जाओगे तो वो आपके लिए इनएक्सपेंसिव होगा। तो इकोनॉमिकल सेंस में होता है कि ये सस्ते के माबेन। ये भी आप वर्ड पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादित अली शाह, मैंने भी पढ़ा था। अगर अब हम बात करें इलेक्ट के बारे में, इलेक्ट होता है जबकि इलेक्शन हो, और ख़ासकर इमरान खान को कहा जाता है सेलेक्ट करना। इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना वोट का हक करते हैं, तो वो हो जाएगा इलेक्ट, और इस अमल को कहते हैं इलेक्शन। और 10 बंदे खड़े हैं और उसको आप किसी से कोई हाई अथॉरिटी चूज़ कर ले, तो ये हो जाएगा सेलेक्ट करना, ठीक है ना। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अगर क्लास में एक मॉनिटर को चूज़ करना है, अगर सारे क्लास में सारे बच्चे डिसाइड करें तो ये आपकी इलेक्ट होगा, ये आपकी इलेक्शन होगी। अगर सारे क्लास में कोई 3-4 बच्चे खड़े हो गए कि वो मॉनिटर बनना चाहते हैं और टीचर किसी को भी चूज़ कर ले, तो ये हो जाएगा सेलेक्ट, ये इलेक्ट नहीं होगा। एलिसिट की बात करें तो ऑब्टेन, एलिसिट वर्ड की मीनिंग है कोई चीज़ को ऑब्टेन करना, ELICIT, एलिसिट मीन्स किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। RLLICIT, एलिसिट मीन्स इलीगल, अगर कोई चीज़ इलीगल है तो डैट इज़ एलिसिट। RLLICIT, एलिसिट मीन्स इलीगल। मैं अब अगेन बात कर रहा हूँ, ELICIT, एलिसिट मीन्स ऑब्टेन करना। एलिसिट आय वाली आ जा, RLLICT, एलिसिट के मीन्स इलीगल, अगर कोई चीज़ इलीगल है तो दैट इज़ एलिसिट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, देखें ना, ई वाला जो एमिनेंट है दैट मीन्स प्रेस्टिजियस, एमिनेंट राइटर, एमिनेंट बाबर आजम इज़ एमिनेंट बैट्समैन, ठीक है ना। तो जाकिर नाइक इज़ एमिनेंट स्कॉलर, तो अगर कोई बहुत मशहूर, बहुत आला किस्म का है तो उसके लिए जो होगा वो होगा एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट, EMINENT,
इमीनेंट, EMINENT, इमिनेंट। तो बहुत ही कोई आला किस्म का कोई बंदा हो तो उसे कहा जाएगा ही इज़ वेरी इमिनेंट स्कॉलर। ये जो बंदा है बहुत ही आला किस्म का बंदा है, इसकी जो नॉलेज है, इसके जो 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 किसी भी अपनी फील्ड में बहुत माहिर हो तो उसे कहा जाएगा ही इज़ वेरी इमिनेंट। तो ये जो बंदा है ये अपने इस काम में बहुत इमिनेंट है, कि इसको बहुत नॉलेज है, बहुत इल्म है, तो ही इज़ इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट। और अगर IMMINENT इमिनेंट की बात करेंगे आई वाले की, तो इट मीन्स नियर, कि जैसे इमिनेंट डेंजर, कि जो डेंजर है वो बिल्कुल बहुत करीब है। इमिनेंट डिफीट, आपकी जो डिफीट है वो बहुत ही करीब है, ठीक है ना। तो बाज़ का ये इमिनेंट फ्लड जो है आपके सर पे खड़ी है। तो जो कोई भी मुसीबत आपके बिल्कुल करीब होते हैं तो उससे कहा जाता है इमिनेंट। और ख़ास करके ये वर्ड पढ़ेंगे आप डेंजर के साथ, इमिनेंट डेंजर, बिल्कुल सर के ऊपर जो डेंजर है, दैट इज़ IMMINENT, इमिनेंट मीन्स नियर, EMINENT, इमिनेंट मीन्स प्रेस्टिजियस। एपिग्राम को कहा जाता है स्लोगन। देखें, हर शॉर्ट वर्ड्स में कोई बड़ी बात की जाए तो उसे भी एपिग्राम कहा जाता है। या आपने देखा शॉर्ट स्लोगन, तो जैसे अमेरिका फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो ये उसका एपिग्राम था, या इमरान खान ने कहा तब्दीली के बारे में कहा तो ये एक तरह से एपिग्राम है। एपिथेट कहा जाता है मेमोरियल, के किसी की तारीफ़ है कुछ लिखना, और ये ख़ासकर जो बंदे मर जाते हैं उनकी कब्रों पे जो लिखा जाता है, दैट इज़ एपीटेफ, ठीक है ना। एपीटेफ, EPITAPH, एपिटेफ। तो उनकी कब्रों पे ये एपिटाफ लिखा जाता है, एपिटाफ। और एपिग्राम की अगर बात करें तो स्लोगन, एपिग्राम इज स्लोगन, और एपिटाफ के मेमोरियल, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं आपके रिपीट कर लेता हूँ कि एपिग्राम जो है ये एक स्लोगन, जैसे मैंने आपको कहा, हमें डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट, या उनका था इमरान खान था तब्दीली, या उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली, नया पाकिस्तान। और एपीटेफ का मतलब EPITAPH। तो ये मतलब होता है कि आप जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी कब्र पे कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना। शेक्सपियर की भी आप कब्र पे जाओगे तब आपको उसकी कब्र पे कुछ ना कुछ लाजमन मिलेगा, ये उनके हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फेज़ आ गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट को। जी हाँ, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ अल्लाह पाक ने इस कायनात में बनाई हैं वो भी इंसेक्ट ही है। तो उन इंसेक्ट की स्टडी को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी कहा जाता है इंसेक्ट की स्टडी को। तो अगर आप इंसेक्ट की स्टडी करते हैं तो यू आर स्टडिंग एंटोमोलॉजी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी। और एटाइमोलॉजी का था स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि ये वर्ड कैसे बना, तो उसे कहा जाता है एटाइमोलॉजी। तो ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एटाइमोलॉजी ETY, एटाइमोलॉजी कहा जाता है ओरिजिन को, वर्ड्स के ओरिजिन को पढ़ने को कहते हैं एटाइमोलॉजी। अब ये स्पेशली आ गया है कि जब आप स्पेशली आप ज़्यादातर क्लास में इंग्लिश बोल रहे तो इट मीन्स कि मोस्टली आपको इंग्लिश क्लास में बोलते हैं, तो स्पेशली कहा जाता है ESPECIALLY, स्पेशली। तो मेनली एंड मोस्टली, कि अगर आपके स्पेशली यू शुड टॉक इन द क्लास, यू शुड टॉक इंग्लिश इन द क्लास, इट मीन्स मेनली यू शुड स्पीक इन इंग्लिश इन द क्लास। वन से स्पेशली तो इट मीन्स खास करके, विद खास पर्पस, ठीक है ना। स्पेशली डिज़ाइंड, कि जो हमने कोई काम किया तो किस खास मकसद से हमने ये तैयार किया है। सही, स्पेशली प्रिपेयर्ड बैटिंग पिचेस। तो यहाँ पे जो स्पेशली होगा कि आपने ख़ास मकसद के लिए जो पिचेस बनाई है वो बैटिंग पिचेस बनाई है, तो उसमें होगा स्पेशली SPECIALLY। तो इसमें हो गया कि किसी ख़ास मकसद से अगर कोई चीज़ हो रही है तो इस हिसाब से कहें SPECIALLY, किसी ख़ास मकसद। एवरीडे की बात करें, एक ही वर्ड है, एवरीडे मीन्स डेली, और एवरीडे का दूध भी है। तो एवरीडे मीन्स डेली। आई वोक अप अर्ली एवरीडे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जल्दी हर रोज़ के हिसाब से एवरीडे, एक ही वर्ड।
एवरी डे, यहाँ पे एवरी अलग है, ये आपको हमने अगर आप ग्रामर में पढ़ा है तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ईच एवरी, ठीक है ना। तो एवरी और डे ये अलग अलग है, यहाँ पे ईच डे। तो एवरी डे अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो इट मीन्स आप हर दिन को अलग अलग तरीके से एम्फसाइज कर दें। एवरी डे यू आर एब्सेंट, हर दिन आप जो है एब्सेंट है। एवरी डे एक सेंस में बस, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका एम्फसाइज अलग अलग हो तो उस हिसाब से एवरी डे, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर, कोई चीज़ बिल्कुल एक्सप्लिसिट है तो इट मीन्स हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, आपके मामलात बिल्कुल एक्सप्लिसिट है। इट मीन्स हमारे जो मामलात हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर हैं, उसमें कोई बात जो है वो ढकी छुपी नहीं। तो अगरचे कोई बात एक्सप्लिसिट है इट मीन्स हर एक चीज़ वाज़ेह है, हर एक चीज़ क्लियर है। तो एक्सप्लिसिट कहा जाता है कि अगरचे कोई चीज़ वाज़ेह है। इम्प्लिसिट कहा जाता है इनडायरेक्ट, जो चीज़ वाज़ेह ना हो तो उसे इम्प्लिसिट कहा जाता है। एक्सप्लिसिट कहा जाता है, वैसे भी एक्स का मतलब है आउट, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ एक्सप्लिसिट है तो इट मीन्स कोई चीज़ बिल्कुल ही क्लियर है। अगर कोई चीज़ इम्प्लिसिट है, IMPLICIT इम्प्लिसिट है, तो इट मीन्स कोई चीज़ इनडायरेक्ट है। एक्सटेंट की बात करें, एरिया, ठीक है ना। द डैमेज हैज़ बीन डन एट द ग्रेट एक्सटेंट, तो डैमेज जो किया गया है वो बहुत एरिया पे किया गया है। या एक्सटेंट, ठीक है ना। तो एक्सटेंट होता है एरिया के हिसाब से, बहुत बड़ा एरिया अगर आ जाए तो एक्सटेंट, EXTENT, उस हिसाब से एक्सटेंट वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंट मीन्स सर्वाइविंग, ये एग्जिस्ट से भी आ गया। तो अगर कोई चीज़ सर्वाइविंग है तो उसे कहेंगे स्टिल एक्सटेंट, EXTANT। एक्सटेंट मीन्स आज भी मौजूद है, तो दैट इज़ एक्सटेंट। अगर जब हम बात करें एक्सटेंट की तो इट मीन्स के जो एरिया है वो बहुत बड़ा एक्सटेंट। अगर हम बात करें एक्सटेंट की तो दैट मीन्स सर्वाइविंग। FAZE फेज मीन्स इट मीन्स डिस्टर्ब समवन। FAZE फेज का मतलब है किसी को डिस्टर्ब करना। FAZE फेज का मतलब है, FAZE फेज का मतलब है डिस्टर्ब समवन। अगरचे आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो यू आर फेजिंग समवन, ठीक है ना। FAZE फेज, उसे डिस्टर्ब करना, ये बहुत अच्छा है। फेज, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, अभी जैसे PST और GST की पहले जो हिस्से में रिक्रूटमेंट है लोगों की एज ए टीचर, तो उसे फेज़ कहा जाएगा। फिर दूसरा फेज़ शुरू होगा, दूसरा टाइम शुरू होगा, उसमें होंगे। जैसे कोई कॉलोनी बनती है तो कहेंगे ये फर्स्ट फेज़ है कि अभी इस फेज़ पे काम हो रहा है। ये जब एक ख़ास टेन्योर, ख़ास मकसद पूरा आ जाएगा तो दूसरा फेज़ शुरू किया जाएगा, दूसरा वही किस्म का काम दोबारा शुरू किया जाएगा एक अलग टाइम में अलग लोगों के साथ। तो ये फेज़ तो आपको पता है कि जब हम टाइम एरिया वगैरह के हिसाब से बात करते हैं कि इसका फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ आ जाएगा। या आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें भी सेल के डिवीजन के फेज़ है, एना फेज़, फिर टीलो फेज़, प्रोफेज़, ये मैंने शुरू में पढ़े थे, ये आगे पीछे हैं। तो जो स्टेज आती है उसे फेज़ कहा जाता है। लेकिन FAZE फेज़ मीन्स किसी को डिस्टर्ब करना। अगर जो हम बात करें फादर, फादर वर्ड को हम यूज़ करते हैं दो सेंस में। फादर मीन्स एक और डिस्टेंस का बनना फादर, और फादर मीन्स फादर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। फादर, ठीक है ना, फार अवे, मोर, अभी और आगे जाना है। लेकिन जो फर्दर है इसकी दो मीनिंग है। एक तो ये कि वी हैव टू मूव फर्दर, हमें और आगे जाना है और डिस्टेंस करना है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के भी साथ है, व्हाट डू वांट टू से फर्दर, आप आगे क्या कहना चाहते हैं, तो आगे आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू वांट टू से फर्दर, उस हिसाब से भी फर्दर होता है। फर्दर डिस्टेंस के लिए है, लेकिन जो फादर है सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस के लिए है। फ्यूअर की बात करें तो नंबर के हिसाब से इस्तेमाल है। लेस जो होता है वो क्वांटिटी। अगर आप कह रहे हैं फ्यूअर स्टूडेंट तो ये होगा, आप ये नहीं सकते लेस्ट स्टूडेंट, आप ये तो कह सकते हैं फ्यूअर स्टूडेंट। हमारे जो शागिर्द है वो बिल्कुल कम है, फ्यूअर है, थोड़े हैं, तो उसे कहेंगे फ्यूअर स्टूडेंट। अगर आपके पास चावल कम है, पानी कम है, यू कैन से लेस वगैरह, उस हिसाब से आप कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मरली, ये आपने क्रिकेटर के हिसाब से सुना होगा, जब भी अगर मोइन खान बात करते हैं तो लिखा होता है फॉर्मल कैप्टन, फार्मर या फार्मर लिखा होता है, फार्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो FORMER, फार्मर अगर कभी भी लिखा जाए तो इट मीन्स
कि कोई ये चीज़ पास्ट में थी, तो उस हिसाब से हम कहेंगे फार्मर या फार्मरली। अगर जो हम बात करें फॉर्मली, तो फॉर्मली जो चीज़ होती है वो इस हिसाब से होती है कि अगर कोई चीज़ फॉर्मली हो रही है तो इट मीन्स कोई चीज़ बाय द बुक ऑफ लॉ हो रही है, ठीक है ना। फॉर्मली कहा जाता है कि जिसका कोई कानून के हिसाब से की जाए तो वो फॉर्मली होगी, उस हिसाब से हम कहेंगे फॉर्मली, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, फार्मर या फॉर्मली, तो ये हो जाएगा कि आप जब पास्ट की बात करें कि पास्ट टाइम उसका क्या था, फॉर्मली, ठीक है ना। और फॉर्मली FORMALLY, इट मीन्स के कानून के हिसाब से, ठीक है ना। हमने आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं बिल्कुल फॉर्मली आपने लगे हैं, मीन्स फॉर्मली के मीन्स बिल्कुल ही आपने एक मोहताज जो कानून के हिसाब से वो किए हैं आपने। फोर्थ नंबर था, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, FOURTH, फोर्थ उससे कहा जाता है। जबकि हम बात करें FORTH फोर्थ, तो मीन्स फॉरवर्ड कि आगे क्या होगा, तो FORTH फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड कि आगे क्या होने जा रहा है। और FOURTH फोर्थ का मतलब यही है। हैंग्ड का मतलब है सस्पेंड, जैसे हैंगर होता है जिसमें आप कपड़े टांगते हैं, तो हैंग मतलब ये है कि कोई चीज़ सस्पेंडेड, छोड़ी हुई, टंगी हुई, लटकी हुई, तो उसे हैंग कहा जाता है। जैसे कभी कभी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो लटक जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो उस हिसाब से उसे कहेंगे हैंग्ड। अगर कोई चीज़ हंग है तो इमोशनली कन्फ्यूज्ड। हैंग्ड और हंग में ये है कि अगर कोई चीज़, कोई बंदा, कोई मामला इमोशनली तौर पे कंफ्यूज है तो दैट इज़ हंग, ठीक है ना। हैंग का मतलब है सस्पेंडेड, छोड़ा हुआ, हंग का मतलब इमोशनली तौर पे कंफ्यूज। हेल्थफुल की बात करें, अगर किसी की सेहत अच्छी है तो दैट इज़ हेल्थफुल। अगर कोई चीज़, कोई मामला किसी के लिए अच्छा है तो दैट इज़ हेल्थ, ठीक है ना, हेल्थफुल, ठीक है ना, कि आपके लिए अच्छा है, हेल्थफुल है। कि कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई फ्रूट आपके लिए अच्छा हो तो दैट इज़ हेल्थफुल। अब जो शुगर होती है बहुत सारे लोग तो यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि शुगर जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए एक तरह से हेल्थफुल है, तो उसके लिए बिल्कुल डेंजरस है। अगर हेल्दी बात करें तो कोई इंसान की फ़िज़िकल स्टेट के बाद से, आप ये नहीं कह फ्रूट इज़ हेल्दी, आप हेल्थफुल कह सकते हैं, लेकिन कोई इंसान है अगर उसकी फ़िज़िकल अच्छी है तो हो सके कि यू आर हेल्दी पर्सन, यू आर हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी काम, तो उस हिसाब से हेल्दी कहा जा सकता है। हीरोइन कहा जाता है, जैसे फिल्मों में होती है तो उसे हीरोइन कहा जाता है, HEROINE, हीरोइन, HEROINE, हीरोइन, ये हमारे फिल्म की हीरोइन है। और हीरोइन HEROIN, बस ई का फ़र्क है, ई लग जाएगा तो फिल्मों वाली हीरोइन आ जाएगी, और ई हट जाएगा तो नशे वाली, ड्रग एडिक्ट वाली हीरोइन आ जाएगी। बहुत अच्छा बढ़े। HORD, होड कहते हैं क्राउड को, ठीक है ना। HORD, होड, जब हम कलेक्टिव नाउन बच्चों को ग्रामर में पढ़ाते हैं अपनी अकेडमी, पेटारन अकेडमी, तो उसमें ये मिसाल आते हैं, आर्मी, पुलिस, फ्लॉक, असेंबली, तो होड भी उसमें एक मिसाल है, HORDE, होड मीन्स के लोगों का मजमू, क्राउड, तो उसे होड कहा जाता है, HORDE, होड, ठीक है ना। और HOARD, होड मीन्स अक्यूमुलेट करना। अगर आप चीज़ों को होड करते हो, अगर आप अनाज को अक्यूमुलेट करते हो तो ये हो जाएगा होड करना। HOARD, होड मीन्स अक्यूमुलेट करना, चीज़ों को मजमा करना, जमा करना, उसे होड कहा जाता है। HOARD, होड मीन्स अक्यूमुलेट करना, चीज़ों को जमा करना, होड, और इस अमल को कहा जाता है होर्डिंग, ठीक है। और कहा जाता है घंटे को, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ठीक है ना। जैसे घंटा का था, आवर मीन्स ये हमारा। इल्यूजन की बात करें कि स्पेक्ट्र, जैसे कोई रोशनी या कोई चमक आ जाए जो कि रियलिटी में ना हो तो उसे कहा जाता है इल्यूजन। ये आपको कोई इल्यूजन हुआ होगा, जैसे कोई ख्वाब के मानंद कोई चीज़ हो, ठीक है ना, तो उसे इल्यूजन कहा जाता है। अल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस। अगर आप किसी चीज़ का कोई रेफरेंस दे रहे हो तो आप अल्यूजन दे रहे हो, ALLUSION, अल्यूजन मीन्स रेफरेंस देना, ALLUSION, अल्यूजन मीन्स रेफरेंस देना। तो इल्यूजन, RLLUSION, इल्यूजन, कोई चीज़, कोई स्पेक्ट्रम जो कि एक हक पे ना हो, जो रियलिटी में ना हो, तो उसे सब इल्यूजन।
अल्यूजन, ये हमने फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेचर के अंदर पढ़ा था। अल्यूजन हमने पढ़ा था कि किसी फिल्म से या किसी कहाँ से आपका रेफरेंस दिया जाए तो वो अल्यूजन कहा जाता है। थैंक यू सो मच। ये पैरा वर्ड्स का तीसरा लेक्चर था, 4th लेक्चर जल्द आएगा। थैंक यू सो मच। आप अपनी कमेंट फीडबैक वगैरह दे सकते हैं कि आप इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वंस अगेन आप मेरे अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अकेडमी का नाम है पठान अकेडमी लाकाना, वेरी यू लर्न English essay writing from very basic. When it comes to the English essay, CSS essay writing, there are some details that you need to understand. Like you need to learn about paragraph writing, you need to learn about how to make outline, you need to learn about where to write thesis statement, you need to learn how to write introductory paragraph or CSS essay or body or conclusion. So there are many things that you need to cover with a proficient, efficient and inexpensive गाइडेंस के जो आपके लिए महंगी भी ना हो, जाके आप लाहौर वगैरह जानी पड़े जिसमें आप 50-60 हज़ार भरें इन 2 क्लासों के लिए। तो आप हमारे अकेडमी पे आ सकते हैं जहाँ पे आप इंग्लिश एसे और फिर सी की क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़।